हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के एग्जाम्पल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, उनकी डेफिनेशन, और इस लेक्चर में हम लोग उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्कस की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए वो रिएक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो इसमें हम लोग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी थी, पहली डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, देन दूसरी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। नाउ इस रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब कुछ फॉर्म होना। तो ऑब्वियसली जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे तो एक कोई नई चीज़ फॉर्म होगी, तो इसलिए इसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। वो एक मेटल हो सकता है, एक नॉन मेटल हो सकता है। तो वही कुछ एग्जांपल्स देखने, जैसे कि 2 नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, एक नॉन मेटल प्लस दूसरा भी नॉन मेटल। तो 2 नॉन मेटल मिलकर रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2। यहाँ पे नाइट्रोजन ये एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ये एक नॉन मेटल है, ये एलिमेंट्स ही 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करेंगे जिसका नाम है 2NH3, दैट इज द NH3 क्या होता है? अमोनिया। तो ये 2 नॉन मेटल्स मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ये एग्जांपल सिंथेसिस का ही, यहाँ पे 2 नॉन मेटल्स। हो सकता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करके फॉर्म करे कोई नया कंपाउंड, जैसे Na प्लस O2। तो 4Na प्लस O2 ये क्या फॉर्म करेगा? 2Na2O। तो यहाँ पे क्या है? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो आप बोल सकते हो एक मेटल दूसरा क्या है? नॉन मेटल मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। कभी कभी ये दोनों नॉन मेटल्स हो सकते हैं, कभी कभी एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकते हैं, और कभी हो सकता है कि एक कंपाउंड दूसरे एक मेटल या नॉन मेटल एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होके रिएक्ट कर रहा हो, वो चाहे मेटल या नॉन मेटल, जनरली वो नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे NO प्लस O2। तो NO प्लस O2, तो NO आप इसका नाम बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि NO का नाम क्या होता है। प्लस O2 ये एक कंपाउंड है जबकि ये एक एलिमेंट है, और फॉर्म क्या करता है? 2NO2। जरा NO2 का भी नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। देन एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे SO2 प्लस O2। तो ये क्या है? एक कंपाउंड है, ये क्या है? एलिमेंट है। तो क्या बनाता है? 2SO3। तो ये भी क्या है? एक एग्जाम्पल हो गया। देन उसके अलावा कभी कभी 2 अलग अलग कंपाउंड्स, एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, जैसे NH3 अमोनिया प्लस HCl, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये मिलके बनाता है NH4Cl। मैं कई बार आपको इसका नाम पूछ चुका हूँ, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 एलिमेंट्स ही कंबाइन होंगे। 2 एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं दोनों नॉन मेटल हो, या एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, या फिर एक कंपाउंड और दूसरा एक एलिमेंट हो, या फिर दोनों कंपाउंड्स हो। लेकिन अगर कंबाइन होते हैं तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एलिमेंट्स हों या कंपाउंड्स हों, अगर वो कंबाइन होके कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो वो सारे एग्जांपल्स किसके होंगे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो चलिए अब दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो जैसे कि आपको पता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कोई एक सब्सटेंस ब्रेक होता है और 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। लेकिन वो कैसे ब्रेक होता है उस बेसिस पे हमारे पास अलग अलग टाइप हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ही हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस टर्म पर नज़र डालिए, थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का हमेशा रिलेशन होता है हीट, थर्म हीट। तो जहां पे थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट सप्लाई करने की वजह से होती है। जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे ZnCO3 अगर आप इसमें हीट सप्लाई करते हो तो ये फॉर्म होता है
फॉर्म करता है ZnO प्लस CO2। तो जरा मुझे नाम बताइए ZnCO3 का नाम क्या है। तो अगर आप इसमें हीट सप्लाई करते हो तो क्या फॉर्म करता है ZnO प्लस CO2। अगर आप हीट सप्लाई नहीं करते हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कैसे होती है, बाय सप्लाई ऑफ हीट। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो होप कि आपको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप या तो ये सिंबल यूज कीजिए हीट के लिए, या तो आप हीट लिख सकते हैं। तो जनरली हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, Cr2O3 प्लस 4H2O प्लस N2। जरा नाम बताइए अगेन इस कंपाउंड का, इसका नाम मैं आपको कई बार पूछ चुका हूं। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस अगर इसको आप हीट करते हो तो वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर आप हीट सप्लाई नहीं करते हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो चलिए जरा जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं हम लोग, वो है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे आपको एक टर्म पे ध्यान रखना है, फोटो। फोटो वर्ड का मीनिंग ही होता है लाइट। फोटो मीन्स लाइट। तो इसका मतलब वो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपके पास है AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में एक्सपोज करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर और ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर आप इसको डार्क में रखोगे, अंधेरे में रखोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर जैसे ही आप लाइट में लेके आओगे इस सब्सटेंस को, लाइट में ऑटोमेटिकली ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में। तो ये फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन हुई, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट की वजह से होती है। सिमिलरली थर्ड है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो, इसका लेना देना है इलेक्ट्रिसिटी से। तो जैसे एक एग्जाम्पल है H2O। तो H2O डिकम्पोज होता है कब, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। तो जनरली हम लोग एसिडिफाइड वाटर यूज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो और वो सब्सटेंस ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और ये फॉर्म करेगा क्या, H2 प्लस O2। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे 3 तरीके की डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे पहुँचते हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एटम या एटम का ग्रुप किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप्स को डिस्प्लेस करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, जैसे कि Zn प्लस CuSO4 क्या फॉर्म करता है, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और फॉर्म कर रहा है जिंक सल्फेट। कॉपर हो गया डिस्प्लेस। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि जिंक ही कॉपर को क्यों डिस्प्लेस करता है, कॉपर क्यों नहीं जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जैसे आपके पास कॉपर हो प्लस ZnSO4 हो और ये फॉर्म करे Zn प्लस कॉपर सल्फेट, क्या ऐसा हो सकता था? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सा सब्सटेंस, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज और नॉन मेटल्स के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम और इस तरीके से बहुत सारे मेटल्स होते हैं। मैंने सारे नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं केवल वो यहाँ पे हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब पोटेशियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसी तरीके से नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, इस तरीके से बहुत सारे नॉन मेटल्स और भी होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा अपने से कम रिएक्टिव मेटल को। मतलब यहाँ पे पोटेशियम बाकी सबको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी मेटल पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। उसी तरीके से कैल्शियम, मतलब कोई भी मेटल अपने से
कम रिएक्टिव मेटल्स को, मतलब सोडियम से नीचे जो मेटल्स हैं उनको सोडियम डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरीके से हम लोग जिंक की बात करते हैं तो जिंक Fe को डिस्प्लेस कर सकता है, इसको Sn टिन को डिस्प्लेस कर सकता है, Pb लेड इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जिंक को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे वही कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कम रिएक्टिव मेटल कभी भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो जिंक है यहाँ पे और कॉपर है यहाँ पे, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसीलिए जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है किसी कंपाउंड से, लेकिन कॉपर किसी भी कंपाउंड से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो नहीं होगी, मतलब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन तो हो सकती है लेकिन दूसरी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से नॉन मेटल्स के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2, तो ये क्या फॉर्म करेगा? KCl प्लस I2। आप चाहो तो बैलेंस करो रिएक्शन को, तो ये एक रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पोटेशियम आयोडाइड, ये बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड। तो आयोडीन को डिस्प्लेस किया किसने? क्लोरीन ने। यहाँ पे एक नॉन मेटल आयोडीन, उसको दूसरे नॉन मेटल ने डिस्प्लेस किया। तो आपको फिर से देखनी है रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल था कि क्लोरीन को आयोडीन डिस्प्लेस करता कि 2KCl प्लस I2 बनाता 2Ki प्लस Cl2? फिर से आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो क्लोरीन है यहाँ पे और आयोडीन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो क्लोरीन तो आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयोडीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। कम रिएक्टिव कभी भी ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो इनकी रिवर्स रिएक्शन जो है वो नहीं होंगी, ये रिएक्शंस होंगी। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने रेडिकल्स एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। एक है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरे है आपके पास प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं एक सॉल्ट और वाटर। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसीलिए इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एसिड और बेस अगर फॉर्म करते हैं रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक एसिड है HCl प्लस एक बेस है दैट इज KOH। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और KOH ये आपस में क्या करेंगे? रेडिकल्स एक्सचेंज करेंगे। तो H और K आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो H की प्लेस K ले लेगा और K की प्लेस H ले लेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? KCl प्लस HOH। HOH मीन्स H2O वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एसिड है, ये एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है एक सॉल्ट और वाटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? CaSO4। Ca किसकी प्लेस ले लेगा? हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन किसकी प्लेस ले लेगा? कैल्शियम की। तो प्लस 2H2। तो अगेन ये क्या हो गई? ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, जो कि क्या है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? दो सब्सटेंसेस जो जनरली सॉल्युबल होते हैं, तो अगर उनकी एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं, दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में और वो फॉर्म करते हैं एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास NaCl जो कि एक सॉल्युबल सब्सटेंस है प्लस AgNO3 वो भी वाटर में डिसॉल्व होता है, तो ये भी एक सॉल्युबल सब्सटेंस है। और ये क्या करेंगे? आपस में रेडिकल्स एक्सचेंज करेंगे। तो क्या फॉर्म कर देगा? AgCl। अब ये AgCl क्या है? इनसॉल्युबल है।
प्लस NaNO3। NaNO3 क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म कर रही हैं। आपको पता है डाउनवर्ड्स एरो का मीनिंग होता है कि वो सब्सटेंस नीचे वेसल में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये कैसा प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है? एक वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। तो होप कि आपको ये जो जितने भी एग्जांपल्स हैं वो समझ में आ गए हों। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को एक बार या बार बार देख सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।